ज़्यादातर टेक्नीशियन सिग्नल्स ले आते हैं अपनी मशीन के ऊपर, लेकिन 80% से भी ज़्यादा टेक्नीशियन इन सिग्नल्स को मिस इंटरप्रेट कर बैठते हैं। दोस्तों, एक अगर आपसे गलत कैलिब्रेशन हो जाता है या फिर आपने प्रोब की फ्रीक्वेंसी गलत सेट कर रखी है, तो इसके कारण सिर्फ गलत रीडिंग ही नहीं आती, एक पोटेंशियल स्ट्रक्चर फेल भी हो सकता है और आपके करियर पे काला दाग लग सकता है। आज मैं आपको वो 5 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि मैक्सिमम यूटी टेक्नीशियन करते हैं साइट पे, और अगर आप इन मिस्टेक्स को समझ जाते हैं तो आप किसी भी थर्ड पार्टी ऑडिट को पास करा सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। सबसे पहले हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग को समझते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। दोस्तों, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका नाम आपने सुना होगा बचपन से ही। हम देखते हैं कि डॉक्टर लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं ये पता लगाने के लिए कि हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। इसी तरीके से इंडस्ट्री में भी मटेरियल के अंदर जो डिसकंटिन्यूटी होता है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग को यूज़ किया जाता है, और इससे हम अलग अलग तरीके की चीज़ों को पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी पाइप में, किसी प्लेट में, किसी भी इक्विपमेंट के अंदर करोजन हो रहा है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि करोजन हो रहा है या नहीं, और हो रहा है तो कितना हो रहा है ये भी पता लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, हम प्लेट की थिकनेस, पाइप की थिकनेस भी पता लगा सकते हैं इस मेथड के द्वारा। अगली चीज़, अगर कोई भी डिफेक्ट आ रहा है, डिसकंटिन्यूटी आ रहा है किसी भी कास्टिंग प्रोडक्ट में या फिर आपके किसी फोर्जिंग में या फिर वेल्ड में, हम तीनों ही पता लगा सकते हैं। अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा पैसा किस इंडस्ट्री में है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा पैसा होता है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में और एरोस्पेस इंडस्ट्री में, और यही वो दो सेक्टर हैं जिस सेक्टर्स में अगर आप एज अ यूटी टेक्नीशियन काम करते हैं तो आप कमाते हैं बहुत अच्छी सैलरी। और इस इंडस्ट्री में जाने के लिए हम आपको सर्टिफाई करते हैं, हम आपको एलिजिबल बनाते हैं, हम आपको तैयार करते हैं जिससे कि आप अच्छे तरीके से काम कर पाओ और करियर में ग्रो कर सको। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की सिर्फ थ्योरी जानना ही काफ़ी नहीं होती है इन इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिकल भी आना चाहिए, और प्रैक्टिकल तो आपको आता है। तो दोस्तों, सिर्फ थ्योरी और सिर्फ प्रैक्टिकल जान के आप करियर में ग्रो नहीं कर सकते, आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकते, या आप क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते और प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं करा सकते। तो ऐसा क्या है जो कि आपको जानना चाहिए, जो कि आपको आना चाहिए, जिससे आप क्लाइंट को पास भी करा दो, अपने प्रोजेक्ट को पास करा दो, क्लाइंट को सेटिस्फाई कर दो और आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। दोस्तों, वो होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने ये इम्प्रूव कर लिया तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी टीपीआई को अपना प्रोजेक्ट पास करा सकते हो, और अगर आप अच्छे से काम करना जानते हो तब आप कहीं से कहीं तक भी फेल नहीं होते हो। तो दोस्तों, आपको ये कैसे, आपके अंदर ये स्किल सेट्स कैसे आएंगी? थ्योरी तो आप कहीं से भी सीख लोगे, प्रैक्टिकल आप कहीं से सीख लोगे, लेकिन क्या जहाँ से आप थ्योरी प्रैक्टिकल सीख रहे हो वो आपको सही से इवेल्युएट कर रहे हैं, वो ये चेक कर रहे हैं कि आपको सही से काम आता है कि नहीं? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इंडिया के 95% इंस्टीट्यूशन आपसे सिर्फ पैसा लेते हैं, आपको सर्टिफिकेट देते हैं और आपको कुछ भी हल्का फुल्का सिखा के इंडस्ट्री में भेज देते हैं, और आप यहीं पे फेल हो जाते हैं। अगर आपको अच्छे से सीखना है तो इंडिया की टॉप 5 एनडीटी इंस्टीट्यूट में से किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, और एनडीटी इंस्टीट्यूट है इंडिया का नंबर 1 एनडीटी इंस्टीट्यूट। यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप थ्योरी सीखते हो, प्रैक्टिकल सीखते हो, और इन थ्योरी और प्रैक्टिकल को वर्बली कैसे क्लाइंट के सामने बोला जाता है, कैसे किसी टीपीआई इंस्पेक्टर को सेटिस्फाई किया जाता है कॉन्फिडेंस मेंटेन किए हुए, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। ध्यान रहे, सिर्फ थ्योरी या सिर्फ प्रैक्टिकल से आप एक्सपर्ट नहीं बनते जब तक आप बोलने में एक्सपर्ट नहीं बन रहे हो। अब बात करते हैं कि एएनडीटी इंस्टीट्यूट इस फील्ड में लीडर कैसे बना। एएनडीटी इंस्टीट्यूट को लीडर बनाते हैं एएनडीटी के स्टूडेंट, बिकॉज आप जब यहाँ से काम सीख के जाते हैं, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन करके जाते हैं, तो वहाँ पे कंपनी वाले को पता चलता है कि एएनडीटी का आया हुआ बच्चा डायरेक्ट साइट पे जाके काम करने के लिए रेडी रहता है, प्लस क्लाइंट हैंडलिंग भी ईजिली कर लेता है। तो इससे कंपनी का बहुत बड़ा लोड कम हो जाता है। दूसरी चीज़, एएनडीटी में जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है
मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग ANDT इंस्टीट्यूट से कराती हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी, नेवी, डिफेंस, मिलिट्री और IOCL, BPCL, NTPC, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टाफ को ANDT से NDT सर्टिफिकेशन कराना प्रेफर करती हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आती हैं, विदेशों से बच्चे आती हैं, वो आते हैं यहाँ सर्टिफिकेशन करती हैं। पहले आएंगे NDT लेवल 2 और क्वालिटी कंट्रोल करेंगी, साल 2 साल काम करेंगे, उनकी सैलरी बढ़ जाती है। फिर वो वापस आते हैं CSWIP, BGAS, NACE और भी अदर सर्टिफिकेशन करने के लिए। तो ये आप लोग का सपोर्ट है, आप लोग पढ़ाई करते हो, आप लोग मेहनत करते हो, आप लोग करियर में ग्रो करते हो और इससे ANDT इंस्टीट्यूट बन जाता है इंडिया का नंबर 1 NDT इंस्टीट्यूट। जब आप किसी रफ सरफेस का इंस्पेक्शन करते हैं या किसी पेंटेड सरफेस का, या जहाँ पे लेट सपोज कोई करोजन हो रखा है, रस्टिंग हो रखी है या फिर डर्ट लगा हुआ है या कोई भी कंटेमिनेशन है, तो क्या होता है, जो आपका प्रोब और जो मटेरियल होता है इसके बीच में हवा आ जाती है, चाहे छोटी सी हवा आ जाती है। लेकिन अगर हवा बीच में आ जा रही है प्रोब और मटेरियल के बीच में, तो क्या है, आपकी जो सिग्नल है वो प्रॉपर नहीं आ पाते हैं। कई बार क्या होता है, इको जो है मटेरियल के अंदर एंटर ही नहीं कर पाती। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो है वो या तो लिक्विड या फिर सॉलिड में ही ट्रैवल कर पाता है, हवा में एफिशिएंटली ट्रैवल नहीं कर पाता। और इसका रिजल्ट क्या होता है, वीक सिग्नल आते हैं और एज अ रिजल्ट अनस्टेबल रीडिंग मिलती है और डिफेक्ट कई सारे छूट जाते हैं। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में सरफेस क्लीनिंग कोई ऑप्शनल नहीं है, सरफेस साफ होना चाहिए। सरफेस ना साफ होने से इंस्पेक्शन पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। आपको पता है कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है अकाउस्टिक इम्पीडेंस मिसमैच। हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बेसिकली साउंड भेज रहे हैं और वो साउंड पूरी ट्रांसमिट होके वापस आती है और ये क्रिस्टल उसको सेंस करता है। इस मीडियम से मैं साउंड को अगर दूसरे मीडियम में भेज रहा हूँ तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा इंटरफेस चेंज हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे हमारा मीडियम चेंज हो रहा है। तो अब मीडियम चेंज हो रहा है तो वहाँ पे इम्पीडेंस का भी मिसमैच हो रहा है, और अगर इम्पीडेंस का मिसमैच होगा, बीच में एयर गैप आएगा, तो मोस्ट ऑफ द जो मेरी अल्ट्रासाउंड है वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी और आपके मटेरियल में नहीं जाएगी, जिसकी वजह से आपको इको सिग्नल भी नहीं मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही कंपोनेंट के लिए सही तरीके का कपलेंट यूज़ करो। कपलेंट का काम क्या होता है कि वो जो भी एयर गैप है उसको डिस्प्लेस करके हमारा प्रॉपर ट्रांसमिशन करता है अल्ट्रासाउंड का मटेरियल में। तो अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट कपलेंट की वजह से हमारे इको सिग्नल पे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक पाइपिंग कंपोनेंट है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास TKY जॉइंट है, तो इसमें मैं एक बार वाटर का यूज़ करके देखूंगा और एक बार मैं ग्रीस का यूज़ करके देखूंगा और इको सिग्नल देखूंगा कि यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है मेरे इको सिग्नल में, ठीक है। तो मैं गेन बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पानी डालूंगा और साथ में टेस्टिंग भी करूंगा, तो आप देखोगे कि वाटर को एज अ कपलेंट अगर मैं यूज़ करता हूँ तो इको सिग्नल कैसा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे जैसे देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे कभी इको आएगा और कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल स्ट्रक्चर है एक तरीके से, ये इंक्लाइन स्ट्रक्चर है ये। इस पर मैं अगर वाटर को डालूंगा तो इसके वजह से मेरा प्रोब सही तरीके से ट्रांसमिशन नहीं कर पाएगा और आपका जो कपलेंट है वो यहाँ से नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप क्या करो, एक सही तरीके का कपलेंट यूज़ करो, जिसकी वजह से हमारा इको सिग्नल प्रॉपर अच्छे से आएगा और हमारा जो प्रोब है और जो हमारा सरफेस है इसके बीच में एक प्रॉपर कॉन्टैक्ट कंटिन्यूसली बना रहेगा। तो मैंने यहाँ पे ग्रीस लगा दिया। अब मैं ग्रीस लगाऊंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक प्रॉपर और स्टेबल इको आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि आपको एक प्रॉपर स्टेबल इको देखने को मिलेगी। मैं कंटिन्यूसली मूव करूँगा तब भी आपको ये स्टेबल इको देखने को मिल रही है, ठीक है। वाटर में ये चीज़ नहीं हो रही थी, वाटर में आपका इको सिग्नल जाता है और आता है, ठीक। इस तरीके से मैं कंटिन्यूसली मूव कर रहा हूँ, फिर भी आपकी ये इको सिग्नल प्रॉपरली स्टेबिलिटी के साथ हमें दिख रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक सही तरीके का कपलेंट अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यूज़ करना क्यों इंपॉर्टेंट है। यूज़ हम वाटर भी करते हैं, यूज़ हम ग्रीस भी करते हैं, यूज़ हम ऑयल भी करते हैं, लेकिन किस तरीके का सरफेस है, किस सरफेस पे आप वाटर सेफली यूज़ कर सकते हो, किस पे आप ग्रीस यूज़ कर सकते हो, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपका प्रॉपर ट्रांसमिशन बना रहे इसकी। तो आपको पता है कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल के लिए या फिर थिकनेस मेजरमेंट के लिए या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव को अंदर भेजने के लिए
हमारे पास दो तरीके के प्रोब होते हैं। एक होता है नॉर्मल प्रोब जिसको हम सिंगल क्रिस्टल कंप्रेशन प्रोब बोलते हैं, और एक होता है हमारे पास टीआर प्रोब या फिर जिसको हम डुअल एलिमेंट प्रोब भी बोलते हैं। अब दोनों के यूज़ में क्या डिफरेंस है? बेसिकली आपको ये चीज़ पता है कि हमारे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में नियर जोन का एक कंसेप्ट होता है, ठीक है। हमारे पास ये प्रोब है जिसमें एक क्रिस्टल लगा हुआ है और उस क्रिस्टल से मेरी साउंड बनती है। तो इनिशियली साउंड की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी फ्लक्चुएशन की वजह से अगर कोई भी डिफेक्ट नियर टू सरफेस होता है या फिर नियर टू द क्रिस्टल आता है, ड्यू टू दैट रीज़न आपको उसकी एक स्टेबल इको नहीं मिलेगी और उसकी आप एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक। तो जहाँ पे भी आपको थिन मटेरियल टेस्ट करने होते हैं तो वहाँ पे आप ये नॉर्मल प्रोब यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ऑलरेडी थिन मटेरियल है और उसमें से कुछ mm का पार्ट आपका नियर जोन में चला जाएगा, तो आप उस एरिया का इंस्पेक्शन नहीं कर पाओगे। तो जहाँ पे भी आपको नियर टू सरफेस डिफेक्ट्स को टेस्ट करना होता है वहाँ पे आपको क्या करना रहता है, आपको एक टीआर प्रोब का यूज़ करते रहना है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि हमारा नॉर्मल प्रोब और टीआर प्रोब से क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर इको देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियली मेरा नियर जोन है और ये मेरी थिकनेस दिख रही है V1 ब्लॉक की। बट इसी की जगह अगर मैं एक यहाँ पे मेरे पास ASTM ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास एक ASTM ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो इस ASTM ब्लॉक को अगर मैं टेस्ट करूँ, इसकी थिकनेस काफ़ी कम है, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 mm की थिकनेस है इसकी, ठीक है। तो अगर मैं इसको टेस्ट करूँ और इसको टेस्ट करने के बाद मैं इसमें डिफेक्ट भी अगर देखना चाहूँ तो इसकी थिकनेस बहुत कम है। इसको मैं अगर देखना चाहूँ, इसकी बैक वॉल देखना चाहूँ तो मैं इसकी थिकनेस तो फिर भी देख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं इसमें जो होल्स बने हुए हैं उसको टेस्ट करूँ तो हम उसको एक बार टेस्ट करके देखेंगे कि क्या फ़र्क आता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, साइड ड्रिल्ड होल्स बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे साइड ड्रिल्ड होल्स हैं, तो मैं इसको टेस्ट करके देखूँगा नॉर्मल प्रोब से कि हमें ये ढंग से दिखता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं बैक वॉल अगर देखूँगा तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल बैक वॉल दिख रही है, लेकिन आप देख रहे हो कि पहली बैक वॉल जो मेरी आ रही है यहाँ पे, ये इस नियर जोन के साथ कंबाइंड होके आ रही है, ठीक है। अब ये आपकी बैक वॉल नियर जोन के साथ कंबाइंड होके आ रही, तो इन केस अगर बीच में कोई डिफेक्ट आता भी है तो वो इसी के अंदर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए थिन मटेरियल्स के लिए हम यहाँ पे बीच में मैं होल्स के ऊपर भी स्कैन कर रहा हूँ, बट वो इस होल की को आपको प्रॉपरली नहीं दिख पाएगी क्योंकि वो इस बैक वॉल के अंदर आ रही है। पतले मटेरियल के लिए टीआर प्रोब यूज़ करो, तो टीआर प्रोब हम अभी यूज़ करके देखेंगे कि हमारा क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। तो अब हमने टीआर प्रोब लगाया है। टीआर प्रोब में आपको पता है कि इसमें नियर जोन नहीं आता है, ठीक है। तो टीआर प्रोब हमने लगाया। अब टीआर प्रोब हम लगा के देखेंगे और इस पतले मटेरियल की थिकनेस चेक करके देखेंगे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नियर जोन नहीं आ रहा है और ये हमारी फर्स्ट बैक वॉल आ रही है, ठीक है। अब इसी में मैं डिफेक्ट अगर देखना चाहूँ, मैं इसको अगर डिफेक्ट के ऊपर प्लेस करूँ कि ये मेरी बैक वॉल है और मैं इसको थोड़ा सा आगे को मूव करता हूँ तो यहाँ पे एक और इको उठ रही है, ठीक है। ये क्या है, मेरी डिफेक्ट की इको आ रही है, ठीक है। मैं इसको और आगे करूँगा, फिर से बैक वॉल और आगे करूँगा तो इस तरीके से एक और फिर से कंबाइंड ये डिफेक्ट की इको यहाँ पे उठेगी, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ये डिफेक्ट की इको उठ रही है, ठीक। तो इस तरीके से जहाँ पे भी हमें हायर थिकनेस का मटेरियल टेस्ट करना है वहाँ पे हम नॉर्मल प्रोब, और जहाँ पे हमें कम थिकनेस का मटेरियल यूज़ करना है वहाँ पे हम टीआर प्रोब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोब सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू। तो ये वीडियो है आपको पीआरएफ के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। पीआरएफ बेसिकली क्या होता है? पीआरएफ होता है पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी। पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो आपका क्रिस्टल लगा हुआ है ये हमारा अल्ट्रासोनिक वेव्स को कुछ रिपीटेशंस में, मतलब कि पल्सेस में भेजता है। तो वो किस रेट से आपका क्रिस्टल पल्सेस मटेरियल के अंदर भेज रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी है हमारी, जब भी हमारा प्रोब हम स्कैनिंग करेंगे, हम प्रोब से स्कैनिंग करेंगे तो पीआरएफ बेसिकली क्या होता है कि जब आपको थिनर मटेरियल टेस्ट करने होते हैं वहाँ पे आप पीआरएफ हाई रखते हो ताकि आपकी वेव्स स्पीड में निकले और स्पीड में वापस आएँ। बट जहाँ पे आपको हायर थिकनेस मटेरियल टेस्ट करना है वहाँ पे आप पीआरएफ को लो रखते हो ताकि आपके पल्स की रिपीटेशन कम रहे और आप धीरे धीरे स्कैनिंग कर पाओ ताकि आपके साउंड अंदर तक जाए और आपकी साउंड वापस भी आए, ठीक। लेकिन
अब अगर PRF आपने रखा हुआ है और आप PRF से ज़्यादा स्कैनिंग स्पीड कर देते हो, मतलब कि आप ओवर स्कैनिंग स्पीड करते हो, तो हमें पता है कि जहाँ पे भी डिफेक्ट है आपका वेव वहाँ तक जाएगा और रिफ्लेक्ट करके वापस आएगा। लेकिन उतने ही देर में अगर आपने इसकी प्रोब की स्पीड बहुत ज़्यादा कर दी, मतलब कि आप बहुत स्पीड में स्कैनिंग कर रहे हो, तो डिफेक्ट से जो भी आपका अल्ट्रासाउंड टकरा के वापस आएगा ये इसको रिसीव नहीं कर पाएगा। क्योंकि सपोज मैंने यहाँ पे रखा, आपकी अल्ट्रासाउंड नीचे गई और उतने ही देर में जब ये वापस आए उतने देर में मैंने ये प्रोब हटा दिया, तो ये उस सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके डिफेक्ट्स छूट जाएं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको एक प्रॉपर स्कैनिंग स्पीड में ही आपको प्रोब को सरफेस पे रख के स्कैन करना है। बहुत फास्ट स्कैनिंग करेंगे जिसकी वजह से हमारा जो डिफेक्ट है वो छूट सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस आता है स्पीड की वजह से। जैसे यहाँ पे ये हमारा बैक वॉल है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे स्कैन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आप देख पा रहे हो कि मेरा perspex का बैक वॉल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे धीरे धीरे स्कैन कर रहा हूँ, तो ये बैक वॉल के साथ एक और इको दिख रही है जो कि हमें क्या दिखा रही है, डिफेक्ट की इको दिखा रही है। ठीक है, ये हमें डिफेक्ट की इको दिखा रही है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक, ये इको। लेकिन अगर मैं इसको बहुत स्पीड में स्कैन करता हूँ तो हो सकता है आपसे छूटेगा और हो सकता है आपसे दिखेगा। ठीक, देख सकते हो कि हो सकता है आपसे वो डिफेक्ट दिखे, हो सकता है छूट जाए। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी एक प्रॉपर स्कैनिंग स्पीड रखो। बहुत ज़्यादा स्पीड में स्कैनिंग करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो रिसीविंग सिग्नल आ रही है वो आपका जो आपका ट्रांसमीटर, जो आपका प्रोब है, वो रिसीव ना कर पाए, जिसकी वजह से आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये स्टेबल इको आई। अब मैं इसी को अगर स्पीड में करता हूँ तो कभी दिखेगी कभी नहीं दिखेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। इसी को हम क्या बोलते हैं, पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो स्कैनिंग स्पीड हमारे PRF पे डिपेंड करती है कि हम किस तरीके का मटेरियल टेस्ट कर रहे हैं, कितने थिकनेस का मटेरियल टेस्ट कर रहे हैं, और उसके हिसाब से हमें PRF हाई रखना है या फिर लो रखना है।